अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नज़रसानी केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समात के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त कर दी है। और ये दरख्वास्त वकील अली ज़फ़र ने दायर की है, जिसमें इस्तदाह की गई है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नज़रसानी केस को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस की समात करने वाले 13 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समात के लिए मुकर्रर किया जाए। तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट भी सामने आ गया है। और इजाफी नोट के मुताबिक 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तों को इसी केस के साथ मुकर्रर किया जाए। इलेक्शन कमीशन बताए कि पीटीआई को इंतखाबी अमल से क्यों बाहर किया गया। पीटीआई समेत दीगर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुतालिक भी जवाब दिया जाए। इसी पर अपने पैनलिस्ट के हम राय भी जानेंगे। साथ साथ आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज करूंगी। और क्या देख रहे हैं आपके जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इजाफी नोट की अहमियत क्या है? बहुत शुक्रिया। ये जी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नोट है और मैं इस पे थोड़ी सी बात करने से पहले ये गुजारिश करूं कि पाकिस्तान की तारीख़ में हमने जुडिशरी के ऊपर बहुत बात की है। जस्टिस मुनीर से ये बात शुरू होती है और आवाम का, लॉयर्स का, लीगल कम्युनिटी का, जज साहिबान का, वकीलों का, मुख्तलिफ जजेस के बारे में बड़ा हम क्रिटिक भी करते रहे। इफ्तिखार चौधरी साहब की बड़ी क्रिटिक हुई, साकिब निसार साहब की हुई, दीगर जजेस की होती रहती है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह एक ऐसे जज हैं जिनको आप अगर पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द वकीलों से पूछ लें, अक्सर वकला से पूछ लें, आप उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पीरियड को देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पीरियड से पहले जब वो वकील थे उस पीरियड को देख लें, उनके लॉयर्स मूवमेंट के रोल को देख लें, तो तकरीबन अगर पाकिस्तान में चंद जजेस को गिना जाए जिनके ऊपर तमाम फरीकैन का ये कहना है, तमाम लोगों का कहना है, जिनके खिलाफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फैसले दिए उनका भी, जिनके हक में दिए उनका भी, कि उन चंद जजेस में से जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हैं जिनके ऊपर तकरीबन कभी भी कोई उंगली नहीं उठी, ना उनके टेन्योर हाई कोर्ट के टाइम के ऊपर, ना अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने पीटीआई के खिलाफ भी बड़े फैसले किए। ऐसे वक्त भी आए जब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के फैसलों के ऊपर पीटीआई ने बड़ी तनकीद की, ख़ास तौर पे जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे, लेकिन फैसलों के ऊपर तनकीद होती रही। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की क्रेडिबिलिटी पे, इंटेग्रिटी पे, उनके सुप्रीम कोर्ट के अंदर रोल पे, उनके वैसे जुडिशल कॉन्डक्ट पे, इंटेलेक्ट पे, पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में कोई आपको तकरीबन ऐसा वकील नहीं मिलेगा जो आपको उनके ऊपर कोई उंगली उठा सके। सो इस तनाज़र के अंदर जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस नोट को देखना ज़रूरी है। उन्होंने 3-4 बड़ी ज़रूरी बातें की जो कि उनके रिटन एडिशनल नोट के अंदर उसी चीज़ से निकलती हैं जो सवाल और कमेंट्स हमने उनको लाइव प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट के करते देखे। सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो मेरी नज़र में जस्टिस अतर मिनुल्लाह कर रहे हैं, उन्होंने अपने इस इजाफी नोट के अंदर भी किया, वो ये है कि मखसूस नशिस्तों का केस आइसोलेशन के अंदर, उनके अल्फाज हैं कि आइसोलेशन के अंदर सुना नहीं जा सकता। आप ये नहीं कर सकते कि कुछ टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद के ऊपर आप इस मुकदमे को सुन लें। आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि 8 फरवरी के इलेक्शन किस तरह हुए, उसके अंदर कौन सी एलिगेशंस हैं जो लगाई गई, उसके अंदर जुडिशरी का क्या रोल था, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल था, आरओज़ का क्या रोल था, और ख़ास तौर पे एक बुनियादी सवाल कि जब अब तकरीबन तमाम जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात को तस्लीम कर चुके हैं अपने कमेंट्स में अदालत के अंदर कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले के बाद निशान पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया गया या ख़त्म हो गया, उस फैसले की गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने। ये बात तो तकरीबन तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली हेयरिंग के अंदर ऑब्जर्व किया। इलेक्शन कमीशन के वकील को भी कन्फ्रंट किया, वो जितना भी इधर उधर की बातें करते रहे, इस बात के ऊपर तो अब तकरीबन कंसेंसस हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत इंटरप्रेट किया। और गलत इंटरप्रेट क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बल्ला तो ख़त्म हो गया था, पीटीआई बल्ले के सिंबल के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो पार्टी ख़त्म हो गई है। वो पार्टी फिर भी एग्जिस्ट करती थी, सिर्फ बल्ला ख़त्म हुआ था, उनका साइन ख़त्म हुआ था, वो पार्टी फिर भी एग्जिस्ट करती थी। इस बात के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट तकरीबन तमाम जजेस चीफ जस्टिस साहब समेत इस बात के ऊपर कॉमेंट भी कर चुके हैं, इस बात को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के इजाफी नोट के अंदर एक बड़ा बुनियादी सवाल है और वो ये
कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पार्टी ख़त्म नहीं की थी, सिर्फ बल्ला लिया था और पार्टी मौजूद थी, तो इलेक्शन कमीशन के पास कानून में या आइन में आर्टिकल 218, 19, 20, 21, 22 तक जो प्रोविजंस हैं इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन एक्ट के अंदर जो इलेक्शन कमीशन के रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, उसमें कौन सी पावर इस्तेमाल की कि कहा कि जब बल्ला चला गया है तो पार्टी भी, अब ये इसकी पार्टी के कैंडिडेट्स भी ख़त्म हो गए हैं, अब ये पार्टी के की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अब ये तमाम इंडिपेंडेंट कंसिडर किए जाएंगे। बल्कि आपको याद होगा कि आखिरी जो समात थी उसके अंदर इस तरह के कैंडिडेट्स के कागजात सामने आए जिन्होंने अपना एफिडेविट भी दिया कि हम पीटीआई से हैं, पीटीआई का टिकट भी उनके पास, पीटीआई के का जो स्टैम्प पेपर के ऊपर कॉन्फर्मेशन थी वो भी, रजिस्ट्रेशन भी उनके पास थी, और उन्होंने उसको विड्रॉ भी नहीं किया। यानी कि इलेक्शन के तारीख तक वो ये कहते रहे कि हम पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, और अदालत ने बार बार सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से जिनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। अक्सर दीगर सवालों का भी उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन इस सवाल का तो कोई जवाब नहीं था कि आपने, जब एक शख्स कहता है कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से हूं, वो पॉलिटिकल पार्टी भी कहती है कि हाँ ये हमारा कैंडिडेट है, तो इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के शिक के नीचे कहा कि नहीं आप इंडिपेंडेंट होंगे। जितनी दफ़ा भी ये सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा गया, उन्होंने कहा जी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बैट की ले लिया था, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन सिंबल मौजूद नहीं था, इसलिए हमने इनको इंडिपेंडेंट कंसिडर किया, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने तमाम ने इस बात को तकरीबन एक्सेप्ट कर लिया कि ये इलेक्शन कमीशन की गलत इंटरप्रिटेशन थी उस फैसले की, बल्ला लिया गया था, पार्टी ख़त्म नहीं हुई थी। इस बात को बुनियाद रखते हुए जो अतर मनीला साहब का जो इजाफी नोट है उसके अंदर कुछ बड़े बुनियादी सवाल उठाए गए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा, वापस ये सवाल पूछा कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार है कि जब एक बंदा कह रहा हो, एक कैंडिडेट कह रहा हो कि मैं फ़लाँ पार्टी से हूँ, वो पार्टी कह रही हो कि हाँ वाकई ये हमारा कैंडिडेट है, तो सिंबल के चले जाने से आपने पार्टी की एफिलिएशन कैसे ख़त्म कर दी। इस बात का बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के पास पिछली 2 समातों में तो कोई जवाब नहीं था। अब देखेंगे कि वो लिख के क्या कहते हैं। दूसरी और इससे भी शायद ज़रूरी बात, अतर मनीला साहब अपनी कमेंट्स के अंदर, हमने सब ने लाइव देखा, बार बार कहते रहे कि इस केस को आइसोलेशन में नहीं सुना जा सकता, हमें उस मुकदमे को इसके साथ सुनना चाहिए जो पिटिशन फाइल हुई है कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का बड़ा जानिबदार रोल था, उसके अंदर दीगर रेगिंग्स हुई। एक वसी सी, एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पिटिशन फाइल हुई है। इस इजाफी नोट में भी अतर मनीला साहब ने वही बात की जो उन्होंने अपने कमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट में की थी कि जब तक उस मुकदमे को इसके साथ नहीं सुना जाएगा तो ये आइसोलेशन के अंदर मुकदमा नहीं चल सकता। होलिस्टिकली देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया था, क्या कारकर्दगी थी, क्या उन्होंने किया लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए, और जो कंप्लेंट्स फाइल की गई उनके बारे में उन्होंने क्या फैसले किए, उनके बारे में उन्होंने क्या कार्रवाई की। मैं यहाँ पे रुकता हुआ चलूँ, मैं यहाँ पे रुक के एक और गुजारिश करूँ कि इसी के अंदर अतर मनीला साहब ने यह भी कहा अपने नोट के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184 यानी सुओ मोटो की और 187 की पावर्स हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो कंप्लीट जस्टिस कर सके। कंप्लीट जस्टिस का मतलब है कि ऐसे सवालात भी जो ज़िमनी सवालात प्रोसीडिंग्स के अंदर से निकलें, उनके ऊपर इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स करके सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो कंप्लीट इंसाफ कर सके। उसका रेफरेंस अदालत की समात में भी दिया गया था, एडिशनल नोट में भी दिया गया। और साथ ही साथ इसमें यह बात करनी भी ज़रूरी है कि सिर्फ अतर मनीला साहब ने बात नहीं की। आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं, सीनियर प्यूनी जज हैं, जस्टिस फाइज़ ईसा के बाद वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, उन्होंने एक बड़ा बुनियादी सवाल पूछा प्रोसीडिंग्स के दरमियान, जो इस ऑर्डर की स्पिरिट में भी रिफ्लेक्ट होता है कि इलेक्शन कमीशन ने जब ये फैसला किया कि पीटीआई को एज अ पार्टी ये इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, तो ये फैसला करने के लिए कोई इलेक्शन कमीशन इकट्ठा हुआ होगा, कोई उन्होंने डिलिब्रेशन की होगी, कोई कानून पे गौर किया होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखा होगा, फिर एक स्पीकिंग ऑर्डर पास किया होगा जिसके कोई मिनट्स होने चाहिए, कोई फैसले की मंतक होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आए और आप एक बंद कमरे में बगैर किसी ऑर्डर से उसको ऐसे इंटरप्रेट करें कि एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को डिसएनफ्रेंचाइज कर दें। ये बड़े बुनियादी सवाल हैं। ये सवाल अब रुकने मुश्किल हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक तहरीरी ऑर्डर के अंदर आ गए हैं। इन सवालों के ऊपर सिर्फ जस्टिस अतर मनीला अकेले नहीं
बल्कि दीगर भी बहुत सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, दीगर जज साहिबान ने भी इसके ऊपर बड़ी तफसीलन मुफस्सल, जस्टिस याया अफरीदी ने इसके ऊपर बड़े सवाल पूछे। वो तमाम सवाल जो आपके मेरे एक आम पाकिस्तानी के दिमाग में इलेक्शन के बारे में हैं कि क्या सिर्फ इस इलेक्शन के नहीं, तमाम इलेक्शंस के बारे में, कि क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका काम है इलेक्शन करवाना, इलेक्शन कमीशन, क्या उसने लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की या नहीं की, और अगर नहीं की तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का या उसके कैंडिडेट का नुकसान नहीं हुआ। इस इजाफी नोट में बार बार जस्टिस अतर मिल्ला ने पॉइंट आउट किया है कि बुनियादी सवाल ये है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं प्रोवाइड की गई या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत इंटरप्रेट करके एक पूरी पार्टी को एज पार्टी नहीं कंटेस्ट करने दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो ये अवाम का, वोटर्स का जो बुनियादी हक है कि वो अपनी मर्जी की पॉलिटिकल एफिलिएशन के अंदर पार्टिसिपेट करें और अपना आर्टिकल 17 का राइट टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करें, ये उन वोटर्स के साथ ज्यादती है। इसके अंदर किसी एक जमात की बात नहीं हो रही। अगर आप इसको रिवर्स कर दें, आज पीटीआई हुकूमत में हो और नून लीग से शेयर ले लिया गया होता है सिंबल, तो भी बुनियादी लीगल सवाल यही रहता कि क्या वो लोग जिन्होंने एक पार्टी के साथ वोट किया, क्या उनको मौका दिया, क्या उस पार्टी को कंटेस्ट करने का मौका दिया गया? एक, अगर नहीं दिया गया तो किस कानून के नीचे ये हक उनसे छीना गया? दूसरी बात, अगर उनको वाकई मौका दिया गया तो क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका था? और तीसरी बात, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी तो बुनियादी हक पाकिस्तान की आवाम का जो कस्टोडियंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इफेक्टिवली जो पब्लिक ट्रस्ट के एक्सरसाइज करते हैं हमारे आइन के नीचे, उनके साथ अगर ज्यादती हुई तो एडिशनल नोट, जस्टिस अतर मिल्ला के एडिशनल नोट में लिखा है कि उस ज्यादती को रेक्टिफाई करने के लिए उन पिटिशंस को इकट्ठा सुना जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन तमाम सवालों के जवाब दे, और अगर ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 184 और 187 में कंप्लीट जस्टिस करने की इख्तियार रखता है, जो अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि करना चाहिए। जी बिल्कुल, जो तहरीरी जवाब है वो मांग लिया गया है। हसन साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नजर सानी केस के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त दे दी है, क्या देख रहे हैं आप? ये मुआमला किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, बुनियादी तौर पे जो सालसूर साहब जो बातों की तरफ इशारा कर रहे थे, अगर उनकी तरफ मैं थोड़ा सा आऊँ और देखें कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर जब ये बल्ले का निशान ख़त्म हुआ, चाहे आज हुकूमत के हक़ में फ़ैसला है या ख़िलाफ़ फ़ैसला है, लेकिन तारीख़ में ये चीज़ तो मेंशन हो गई कि फ़ैसला देने वाले कौन थे और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना नुक्ता निकाल कर किस तरीके से उसको अमल दरामद करवाया और किस तरीके से बल्ले का निशान ख़त्म करने के बाद पार्टी को जो है वो ख़त्म किया, और किस तरीके से जो उस वक्त के उम्मीदवार थे MP MNA के, जिन्होंने जो बाकायदा लेटर जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हमने इस पार्टी से इंतखाब लड़ना है, उसको कैसे नज़रअंदाज किया और किस कानून के तहत उनको नज़रअंदाज करते हुए मैदान उनके लिए तंग करने के लिए इकदाम किए गए। और जो अतर मिल्ला साहब ने जो बात की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कहते हैं कि अवाम के बुनियादी आइनी हकूक़ का केस है, और वो कहते हैं मखसूस नशिस्तों के मामले का नहीं बल्कि अवाम के बुनियादी आइनी हकूक़ का केस है। आप देखें, यही चीज़ तो है जिसकी हम हमेशा से निशानदेही करें, और उस वक्त से जब ये फैसला हुआ था हमने ये बात की थी कि ये एक हुकूमत के लिए, जो आइंदा आने वाली हुकूमत है जो कि नज़र आ रही थी, उनके लिए दर्द सर बनेगा और आज उस पर सवालात उठेंगे। आज यही सिचुएशन बनी कि उन पर सवालात उठते दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से ये ख़त्म किया जा सकता है। और फिर जो उन्होंने एक बात कही कि तकनीकी नुक्ते निकाल कर अपना फैसला दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हम उम्मीद और कर क्या सकते थे? हम ये उम्मीद कर सकते थे कि वो अवाम के बुनियादी मसाइल हल के लिए और इंतखाबी जो मामला चल रहे हैं वो मेरिट और कानून और ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक फ़ैसले करेगी। वो तो ये भी दावे करते हैं हमने फ़ैसले दुरुस्त किए थे, और जब हम उनके देखते हैं वकील, उनकी तरफ से कोई मुदल्लल जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया जाता और आए बाएं शाएं करके वो मामला को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि शायद वो अफराद हमें कुछ सपोर्ट करने के लिए आए, लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस सारे मामले का, कि उन्होंने किस तरीके से डायरेक्शन पर अमल दरामद किया। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन निशान ख़त्म करने की आई थी
तो क्या वो दोबारा मामला को लेकर गए कि हम एक पार्टी को खत्म करने जा रहे हैं कि वो इंतखाबी मैदान में हिस्सा ना ले? इस मामले को कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी हद में रहते हुए एक बुनियादी अपनी ताजुब का कानूनी ताउन सवाल, किया? एक बुनियादी कानूनी बात अगर मैं कर सकूं, आपकी इजाजत से, सॉरी हसन कथा जी, कलामी जी, की जी, माजरत, जी, जी। एक बुनियादी सिर्फ कानूनी बात कि अदालत के अंदर भी जस्टिस आयशा मलिक से लेके जस्टिस अतर मनीला तक और इस इजाफी नोट के अंदर भी और पाकिस्तान के अवाम के तूल और अर्ज़ में भी एक बुनियादी सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है, जो कि उनके वकील कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, लेकिन इस बुनियादी सवाल का जवाब नहीं देते। और वो ये है कि कानून में, किसी भी पाकिस्तान के कानून में, आइन में, इलेक्शन एक्ट में, उनकी अपनी पॉलिसीज़ में, किसी जजमेंट में, कानून में इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार है कि वो कहे कि ये पार्टी अब इस पार्टी कंटेस्ट नहीं करेगी? इसका इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है। पार्टी को ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका है पाकिस्तान के कानून और आइन के नीचे, और उसके अंदर एक रेफरेंस फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और पार्टी को ख़त्म किया जाता है। इलेक्शन कमीशन इस सवाल से आगे नहीं जा सकता कि अगर तमाम चीज़ें भी उनकी मान ली जाए, अगर कहा जाए कोई धांधली नहीं थी, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड थी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, इसके बावजूद भी ये सवाल कि इलेक्शन कमीशन के पास कानून में कौन सी शिक है जिसके नीचे वो कह सकता है कि इस इलेक्शन में ये पॉलिटिकल पार्टी इस पॉलिटिकल पार्टी नहीं कंटेस्ट करेगी, इसका कोई जवाब उनके पास अभी तक नज़र नहीं आया, आइन में भी नज़र नहीं आता। मुझे यकीन है कि वो आने वाले दिनों में इसकी कोई मंतक निकालेंगे, किसी पगडंडी पे चलेंगे, लेकिन ये बुनियादी सवाल आंसर करना, ये जो आप सवाल भी उठा रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिम्मेदारान से जब हम राब्ता करते हैं तो हम भी इस सवाल के जवाब के लिए उनकी कोशिशों में रहे कि शायद कुछ जवाब आ सके, और उस वक्त उन्होंने खामोशी इख्तियार की, और यहीं से मामले का आगाज हुआ। फार्म 45, 47 वाली जंग तो उसके बाद हुई ना, आगाज तो यहीं से हुआ कि जब अदालत ने कहा कि आप निशान खत्म कर दें, निशान खत्म कर दिया, और उसके बाद क्या दूसरा निशान नहीं मिल सकता था? और फिर उसके बाद ये देखिए टेक्निकल से मामला बन गए ना। अब ये मामला जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जिन्होंने लेटर जमा करवा दिया कि हम इस पार्टी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हम MP MNA का उम्मीदवार हैं, लेकिन वो कैसे कह सकते हैं कि आप वहां से हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते? या तो उन्होंने उनको रिजेक्शन का कोई लेटर भेजा, नहीं लिखा, उनको कोई खत जारी किया, नहीं किया, क्या उसकी कोई अपील सुनी गई? ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। किया भी हो तो किस कानून के नीचे किया? किस कानून के नीचे किया? और कानून उसके बाद ये कौन से कानून के नीचे उसके बाद साधु साहब अगली बात देखें कि वो कागज वहां पर मौजूद है, एक प्रेस रिलीज जारी होती है, एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि हमने उन चीजों को खत्म कर दिया जिसमें कहीं पर आइन या कानून का सहारा नहीं लिया गया, क्लैरिटी नहीं दी गई। और फिर क्या किया कि हम आपको उस जमात से एक्सेप्ट नहीं करते, आप दूसरी पार्टी में चले जाए। यानी आगाज कहां से हुआ? बेस बनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन। जो सवाल उठता है कि आप क्यों गए दूसरी जमात में, वो जो सवाल उठता है आप क्यों गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, भी इसलिए गए कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अब इसका जवाब लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को बुलाकर, और दे जवाब उनको चीफ इलेक्शन कमीशन साहब आके, मुतलका टीम आके, जो इमरान की टीम, एग्जीक्यूटिव टीम उनकी बैठती थी, कि उन्होंने किस कानून के मुताबिक किया। मैं तो हैरान हूं, इतने सवालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर उठ रहे हैं, इतने उनके कारकर्दगी पर उठ रहे हैं। मजाल है कि उनकी तरफ से जवाब आता हो या उनको कोई डायरेक्शन जाती हो कि आओ भाई तुम आके जवाब दो, फिर कहते हैं मैं हम सिर्फ एक गुजारिश और कर दूं, हम जवाब नहीं दे अदील सकते। के पास जाने से पहले जी सासा, मैं एक गुजारिश कर दूं काइंडली अदील के पास जाने से पहले। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी किसी नाअहली की वजह से या अपनी कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से पूरे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इतना लंबा शैडो कास्ट किया कि वो इंस्टीट्यूशंस आज भी उस शैडो के अंदर से, उस क्रेडिबिलिटी के फुकदान के अंदर से नहीं निकल सकते। आप कमर जमान चौधरी साहब नैब के चेयरमैन होते थे, जिन्होंने नैब का तकरीबन भट्टा बिठा दिया, नैब के अंदर से सब लोगों को रिहाइयाँ मिल गई, किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। उस वक्त के बाद से, कमर जमान चौधरी साहब के बाद से नैब वापस नहीं उठी। सिकंदर सुल्तान राजा साहब का जो टेन्योर है, ये सिंगल हैंडेडली जब तारीख लिखी जाएगी इस वक्त की, तो सिंगल हैंडेडली ये एक ऐसा वक्त लिखा जाएगा जिसमें एक शख्स ने अपनी नाअहली की वजह से या अपनी किसी और कॉम्प्रोमाइज पोजीशन की वजह से एक आईनी इंस्टीट्यूशन का पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रेडिबिलिटी ख़राब कर दी एक शख्स ने।
अब से पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स आए हैं जिनके ऊपर एतराज़ होता रहा। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, दीगर इस तरह के बहुत सारे लोग थे, फॉर्मर जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रहे। लोगों ने उन पर एतराज़ भी किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की एज एन इंस्टीट्यूशन इंटेग्रिटी इतनी ख़राब नहीं हुई। इन शख्स ने मेरी नाकिस सी फहम में इतना बड़ा दाग लगाया इलेक्शन कमीशन पे कि आने वाली कई इलेक्शंस के अंदर हम शक की निगाह से देखेंगे पूरा मुल्क इलेक्शन कमीशन को इन एक शख्स की। साहब अगर फैसला फॉर एग्जांपल 9-4 से आ जाता है, अगर 9-5 से 9-4 से फॉर एग्जांपल अगर फैसला आ जाता है या हुकूमत के हक में फैसला आ जाता है, तो आप समझते हैं कि मामला अब मजीद अदम इस्तेकाम की तरफ नहीं बढ़ेंगे, मजीद हालात तक नहीं होंगे जहाँ पर आपके पास इतने इंटरनेशनल प्रेशर्स मौजूद हैं? आप खुद जो बातें कही हुकूमत तस्लीम कर रही है इनडायरेक्टली बंद कमरों में, खुद जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बंद कमरों में चीजें तस्लीम कर रहा है। अगर फैसला हुकूमत के हक में आ जाता है कि आप इन्हें मखसूस नशिस्तें दे दें, जी साहब इसका जवाब जो देखिए, मैं अदील से के पास जाने से सॉरी, मैं अपने भाई का वक्त ले रहा हूँ अदील का, माजरतन उनसे माजरत करते हुए, लेकिन मैं इसमें क्योंकि कानूनी बात है मैं सिर्फ एक गुजारिश करता चलूँ कि फैसला इस मुकदमे का जो भी आए, हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि वक्त पे उस वक्त जो भी फैसला हुआ हो, रेकोडेक का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, लेकिन उसमें कुछ ऐसे बुनियादी सवाल उठे जो आज तक सुप्रीम कोर्ट के लिए बायसे अगर निदामत नहीं तो कम से कम वो उनके कोई प्राउड मोमेंट भी नहीं थी। इस केस के अंदर अब जितने सवाल उठ चुके हैं, फैसला जो भी आए, बहुत सारे जजेस इसमें हैं जिन्होंने आइंदा सुप्रीम कोर्ट की लीडरशिप बननी है। ये सवाल अब अनआंसर्ड नहीं रहेंगे, ये आज आंसर हों, कल हों, 2 साल में हों, 5 साल में हों। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल 40 साल बाद आंसर किए। ये सवाल जो ये तो जब फैसला आएगा फिर ही पता चलेगा क्या फैसला होगा, उस पर डिपेंड करता है। अदिल साहब इस पर आपका कमेंट लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर ब्रेक के जाने पड़ा। नाज़रीन वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और दिल साहब आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरह से ब्रेक से पहले साद साहब भी ये बात कर रहे थे और हसन साहब भी ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो जिम्मेदार है। आज जहां पर हम खड़े हैं सियासी बहरान की वजह क्या देख रहे हैं? आपके इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह थी? देखिए, दोनों जिम्मेदार हैं। इलेक्शन कमीशन भी जिम्मेदार है और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से ये इलेक्शन कराए वो सबके सामने है। ये तो एक जमात के साथ ये जो सलूक किया, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला जो अतर मिनुल्लाह साहब पूछ भी रहे हैं कि क्या तमाम जमातों को यकसा मौके मिले, सबको मालूम है कि नहीं मिले और इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन मखसूस नशस्तों वाला मामला और इसमें यह सवाल कि ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद इनको कैसे करार दिया गया, जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में फिर इनको शमूलियत इख्तियार करनी पड़ी, इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी अपनी मिस कैलकुलेशंस हैं हमेशा की तरह। और उस वक्त यानी अब जो ये जज साहब की जानिब से कहा जा रहा था ना, चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करके ये खुदकुशी क्यों की, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जब इलेक्शन से पहले इंतखाबी निशान जो है वो लिया गया था, ये सजा मैक्सिमम इतनी ही थी। एक सियासी जमात जो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराती, उसकी सजा यही है कि उससे इंतखाबी निशान ले लिया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने उसके साथ ये ट्रीट करने की कोशिश की कि जो एक सियासी जमात मुल्क की सलामती के खिलाफ काम कर रही होती है, जो ऐसी फंडिंग ले रही होती है जो मुल्क की सलामती के खिलाफ काम कर रही होती है, उसको डिसॉल्व किया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने सलूक ऐसा किया, हालांकि ये सलूक ऐसा बनता नहीं था। ये वाकई इस जमात के साथ भी ज्यादती हुई और इस जमात के वोटर्स के साथ भी ज्यादती हुई और ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन दिनों में हम ये रिपोर्ट भी कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं थी। पहले उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे जो अरकान हैं, हमारे जो उम्मीदवार हैं, वो फॉर्म में लिखेंगे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। जिस तरह के साथ साथ बता रहे थे कि उन्होंने एफिडेविट भी दिए, बिल्कुल ऐसे ही पहली स्ट्रेटेजी इनकी यही थी और मेरे ख्याल में ये एक दुरुस्त स्ट्रेटेजी थी। उसके बाद चूंकि इलेक्शन में आप सिंबल पे नहीं जा सकते थे, आपको कोई एक सिंबल पूरी जमात को नहीं दिया जा सकता था। उसका कॉन्सेप्ट ही बुनियादी तौर पर सिंबल का ये होता है
वो एक जमात को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जमात खत्म नहीं हुई थी, इलेक्शन सिंबल छीना गया था। इलेक्शन सिंबल छीनने की स्ट्रेटेजी जो इन्होंने बनाई, उसमें इलेक्शन जब हो गया तो इलेक्शन कमीशन ने वही काम किया जो इलेक्शन कमीशन ने यकसा मौके इनको देने में, यानी इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा, लेकिन ये उससे खौफजदा हो गए। उससे खौफजदा होके इन्होंने एक ऐसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली जिसने वाकई बराह रास्त हिस्सा ही नहीं लिया इलेक्शन में, जिसके अपने सरबराह ने बराह रास्त जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जिसके पास इलेक्शन सिंबल नहीं था। उसके बाद क्या करते कि इलेक्शन कमीशन ने अगर इनको आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है तो ये अदालत में जाते, जिस तरह आज ये अदालत में केस लड़ रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि देखें जी, आपने हमारी जमात को खत्म नहीं किया, हमारे से इलेक्शन सिंबल लिया, बहसियत जमात हम मौजूद हैं। जिस तरह के जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि ये एक अनलिस्टेड पार्टी थी, लेकिन एक पार्टी तो मौजूद है। इसको खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिस हैंडल कर दिया, मिस मैनेज किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वाले मामले को खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा और मामले को कॉम्प्लिकेट कर दिया। लेकिन उसकी सजा उन्हें मिल गई, उनसे इलेक्शन सिंबल ले लिया गया, उसकी सजा उनको मिल गई। उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन जैसे तैसे इनके साथ कर रहा था, ये मामला आगे कानूनी महाज पे तहरीक इंसाफ ने लेके जाना था और कहते देखे जी, हम एक जमात की तौर पर तो मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तशरीह अपनी जगह, तहरीक इंसाफ ने जब खुद ये तस्लीम कर लिया कि हमारे जीते हुए लोग बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि हमारे जीते हुए लोग जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की छतरी तले जाएंगे, उसके बाद हम मखसूस नशिस्तें लेंगे। तो एक जानिब इलेक्शन कमीशन तो शायद इसको जस्टिफाई ना कर सके, उसके पास अभी जवाब नजर नहीं आ रहा था हमें गुज़िश्ता समातों पे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी तो खुद तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कोई उन्हें इस तरह मजबूर तो नहीं कर दिया था, और इलेक्शन कमीशन अगर उनके साथ ज्यादती कर रहा था तो उससे ऊपर अदालती फोरम मौजूद थे। लेकिन अब इस केस की समाअत जो है, अब बिल्कुल चूंकि कंक्लूड हो रही है, इस केस की समाअत जो है ना, एक सवाल बहुत आम था जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस केस के बिल्कुल आगाज में उठाया था। वो सवाल ये था कि अगर एक जमात जो है उसको 2-4 सीटें मिल जाएं, बाकी सारे आजाद अगर जीत जाते हैं, तो क्या बाकी सारी नशिस्तें वो 2-4 सीटें लेने वाली जमात को दे दी जाएंगी? ये सवाल बार बार फिर जज साहब दोहराते भी रहे, लेकिन इसी का जवाब जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत खूबसूरती से दिया। उन्होंने कहा कि आइन तो यही कहता है, आइन तो चूंकि मुतनासिब नुमाइंदगी का मामला है और मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत सियासी जमातों को सीटें मिलनी है, तो अगर किसी सियासी जमात ने 1 या 2 नशिस्तें भी ली हैं, आइन तो यही कहता है। तो इसमें जो बेंच में जो जज साहिबान जो हैं, उनकी जो शमूलियत है, उनके सवालात और उनके तासुरात, अगरचे ये फैसला नहीं होते, लेकिन ये बहुत सी चीज़ों की इंडिकेशन होते हैं, आने वाले दिनों का अहवाल बता देते हैं काफ़ी हद तक, कि इसमें एक डिवीजन नज़र आ रही है ओपिनियन में, इसमें ओपिनियन में डिवीजन नज़र आ रही है। ये फैसला अब देखना होगा कि ये फैसला बहरहाल आता है कि ये मुतफिका तौर पे आता है या नहीं, लेकिन अभी तक जो सवालात में और रिमार्क्स में काफ़ी इसमें डिवीजन नज़र आ रही है। और इस केस का जो फैसला है ये 2024-2025 आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामे पे भी ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। इस केस का फैसला जो है, यानी तारीखी जो है वो फैसला भी हो सकता है। इस केस का फैसला जो है, सबसे पहले इस केस का फैसला जो जज साहिबान की जो बिल्कुल साथ साहब, बिल्कुल आपको मैं कमेंट लूंगी इस पर, लेकिन मुझे शामिल करनी है एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और साथ साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से ब्रेक से पहले दिल साहब कह रहे थे कि आप इत्तफाक करते हैं। देखिए, मामला तो थोड़ा फंस गया, लेकिन इस मामले का लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस तो जो भी हो, इसमें पहले तो कुछ बुनियादी और इनिशियल एक बात देखनी पड़ेगी, और यहीं से मेरा ख्याल है आगे 2-3 चीज़ें निकलेंगी कि क्या जब सुप्रीम कोर्ट अब वापस इस मुकदमे को सुनने के लिए आती है तो 2 बुनियादी सबसे पहले सवाल होंगे। एक ये कि क्या बल्ला लेने वाली जजमेंट का रिव्यू पीटीआई की पिटिशन जब फाइल हुई है, क्या यही बेंच सुनेगा या नहीं? और दूसरा और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि जो अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा है कि इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों की पिटिशन इस बेंच के सामने साथ इस मुकदमे के लगाई जाए, क्या चीफ जस्टिस साहब वो लगाएंगे या नहीं?
अगर वो मुकदमे दोनों इसी बेंच में लग गए साथ तो मेरा ख्याल है फैसला बड़ा मुख्तलिफ होगा। अगर ना लगे तो चीफ जस्टिस साहब फिर इसको और तरीके से चलाएंगे। लेकिन सार साहब अगर देखा जाए तो एक किस्म का कुछ जजेस जो हैं वो माइंड तो अपना दे चुके कि कहाँ जाएंगे जब अगर ये फैसला आ जाता है तो फिर ठीक अगर है, नाजमी फैसला का आ जाता है केस साहब, आ जाता माजरत है। इस पर फिर हम बात कर लेंगे कल के प्रोग्राम पे, क्योंकि प्रोग्राम का जो वक्त है नाज़िम वो खत्म हो चुका है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।